हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पेज 188 के प्रश्न कल जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे बढ़ रहे हैं हम। पेज 188 पे जो प्रश्न आए हैं उसका पहला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सब जानते हैं उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, प्लस में आएगी। वक्रता त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर बराबर 32। उत्तल है इसलिए प्लस में 32 आएगा। तो आर बराबर प्लस 32, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाया, सूत्र लगाया, एफ बराबर आर बटे 2। आर की जगह 32 हमने रखा बटे 2, 32 बटे 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो आपका ये उत्तर 16 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का मतलब वस्तु का 3 गुना आवर्धित का मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में लिया जाता, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब m बराबर -3, ठीक है, क्योंकि दिया है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब माइनस चिन्ह के साथ हम ले लेते हैं, m उसका जो होगा आवर्धन माइनस में। अब सूत्र लगाया, m बराबर -v बटे u। अब m और u के मान रख देंगे। m का मान है -3, -v को वैसे ही छोड़ दिया, u की जगह -10, ठीक है। अब -10 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ़्ट साइड में। यहाँ -v में भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा, तो -3 गुणे -10 बराबर -v, ठीक है। या 3 धाम 30, 30 बराबर -v। आप यहाँ से माइनस काट भी सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहेंगे, अतः प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये तो पेज 188 के 2 प्रश्न हो गए। अब आपका अगला टॉपिक उसी में है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे, ठीक है। इसी पेज 188 के बाद तुरंत प्रकाश का अपवर्तन आया है, इसको हमको पढ़ाना है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के विषय में हमने बताया था, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। अपवर्तन में आर पार निकल जाता है। जैसे आपके घर में खिड़की लगी है, उसमें शीशे लगे हैं, तो आप देखते हैं सूर्य की रोशनी शीशे से अंदर होके अंदर आ जाती है, शीशे से अंदर गुजर के आपके कमरे में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश कांच में पड़ा तो वायु से कांच में आया, फिर कांच से फिर से वायु में अंदर कमरे में आ जाता है। तो क्या हुआ अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लें, एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रख दें आप, तो आप देखेंगे पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। करके देखिएगा, कांच के गिलास में, किसी भी गिलास में रख दें, पेंसिल पानी है उसमें पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ? अब आप वस्तु को कब देखेंगे, जब कोई भी प्रकाश वस्तु पे टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करेगा। तो पहले प्रकाश पानी के अंदर जाके पेंसिल से टकराया, अब लौटेगा, तो लौटेगा तो पानी से वायु में आएगा, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। इसी तरह और उदाहरण हम देख सकते हैं,
जल में डूबा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होता है। इसमें भी यही होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश आपका जल से वायु में आएगा, और जब जल से वायु में आएगा तो क्या होगा, सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक और घटना होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय है और सूर्यास्त के समय आप सूर्य क्षितिज के नीचे चले जाता है, उसके बाद भी दिखाई देता है। इसका भी यही कारण है अपवर्तन, क्योंकि वायु के कण हैं, और वायु के कण एक लेंस की तरह कार्य करते हैं, दर्पण है ना, तो उसी से आपका होता रहता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपवर्तन की। तो वही अपवर्तन होता है, वो लेंस होता है, वो आगे बताएंगे हम आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सब कैसे कार्य करता है, तो ये सब अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो अपवर्तन का नियम बताने से पहले हम आपको एक चित्र बताते हैं। ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये वायु और कांच समझ लो, ठीक है। दो माध्यमों को अलग अलग कर रही। मान लें ये माध्यम वायु है और ये माध्यम कांच है आपका, ठीक है। तो कोई प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है, तो जो आने वाली किरण को आपतित किरण, जिसको AP से हमने प्रकट किया है, और ये दोनों पृष्ठों को पृथक करने वाला बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है बिंदु, आपतन बिंदु। इस पर एक लंब खींचा है, और ये जो किरण निकल रही है PB, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। वहाँ देखा था आपने, इसी माध्यम में लौटती थी, यहाँ आर पार निकल रही है, तो आर पार निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक माध्यम विरल है, एक सघन। वायु को विरल कहते हैं, कांच को सघन कहते हैं, ठीक है। तो ये चित्र हो गया। अब नियम क्या कहता है, पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, इसका मतलब भी साइन हुआ, का अनुपात स्थिर होता है। कहने का मतलब क्या है आपका, आपतन कोण कौन है, I, तो साइन I अपवर्तन कोण R बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक, यानी नियतांक। तो क्या हो गया, साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक। I है आपका विरल माध्यम में बने कोण का साइन, और R है सघन माध्यम में बने कोण का साइन, मतलब ज्या। इन दोनों का भाग किया जाए तो उत्तर निश्चित होगा, स्थिरांक होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 और 2, ठीक है। 1 का मतलब पहला माध्यम जहाँ से प्रकाश आया, 2 का मतलब दूसरा माध्यम जहाँ पर प्रकाश जा रहा है, ठीक है। यहाँ n को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जहाँ प्रकाश जा रहा है वहाँ का अपवर्तनांक कहा जाता है, जहाँ से आ रहा है वो पहले। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लें वायु से जल में जा रही है या वायु से कांच में, तो वह अपने मार्ग से दिशा को बदल लेती है। अब दिशा को क्यों बदलती है, क्योंकि सघन माध्यम में चाल धीरे हो जाती प्रकाश की, वायु में सबसे तेज होती प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल धीरे हो जाने की वजह से वो अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। इस प्रकार दिशा में परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं, इसे n से प्रकट करते हैं, और n21 भी लिख सकते हैं या 1n2, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। जहाँ किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक, जहाँ से आ रही है उसके सापेक्ष। तो को
दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा और बताना है, बस आज के लिए रखेंगे इतना ही। सूत्र जो भी हमने पीछे बताया, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कह रहे हैं तो m को बाद में लिखा। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? m में जा रही है। आ कहाँ से रही है? वायु से। तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ पर प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जा रही है। अब आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि पहला वाला जो माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है उसको निर्वात या वायु रख दें, तब दूसरा माध्यम जो भी होगा उसका अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हुआ निर्वात के समान के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम निर्वात या वायु हो तब दूसरे माध्यम को हम कहेंगे निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm बराबर c बटे v। इधर वायु होता पहला माध्यम, उसको लिखे चाहे ना लिखें, तो nm का मतलब हुआ निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? माध्यम का वायु के सापेक्ष। तो nm बराबर c बटे v। ये m जो है n के नीचे छोटा सा बना देते हैं, nm नहीं है ऐसा, ठीक है। n के नीचे m बना है छोटा सा, बराबर c बटे v। प्रकाश की चाल वायु में बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपवर्तनांक दिए हैं, जैसे लिखा है NW। NW का मतलब होता है, W का मतलब वाटर, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.33। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। अब ये कुछ आपको दे रखे हैं, द्रव्यात्मक, माध्यम और निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु का होता है 1.003, बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज होता है 1.46, तारपीन का तेल 1.47 होता है, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच 1.52, कनाडा बाल्सम, ये भी कुछ आपके पदार्थ हैं 1.53, खनिज नमक का 1.54। इस तरह आपके सब दे रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप हमेशा यही समझते हैं कि सघन माध्यम का घनत्व तो अधिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वायु अगर विरल है तो कांच या पानी सघन है तो उसका अपवर्तनांक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसका जो घनत्व हो ज़्यादा हो, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका घनत्व भी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है प्रकाशीय सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। जैसे केरोसिन का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।